This is Sayyid Usman. Currently, I'm a first year medical student at the वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज एंड सफदरजंग हॉस्पिटल दिल्ली। और आज मैं अपने साथ एक ऐसी शख्सियत को लेकर आया हूं जिन्होंने नीट 2023 में 670 स्कोर किया है 12th अपीयरिंग में। और इनका जो है डमी स्कूल भी नहीं था, ये जाते थे स्कूल, इन्होंने बोर्ड्स वगैरह भी दिए, प्री बोर्ड्स भी दिए, मतलब पूरे साल स्कूल भी गए हैं और इन्होंने 670 स्कोर किया है। ये आकाश से पढ़े हुए हैं, इन्होंने आकाश से अपनी कोचिंग ली है। आकाश वो भी कौन सा, साउथ एक्स वाला आकाश, ठीक है। और कोटा डीएवी इनका स्कूल था। तो इनको देख के मुझे काफ़ी ही खुशी होती है कि इन्होंने 12th पेयरिंग में इतना अच्छा स्कोर करा, वो भी स्कूल जाते हुए। मतलब काफ़ी सारे बच्चे आजकल ये सोचते हैं ना कि हम स्कूल जा रहे हैं और हम स्कूल जाने की वजह से पढ़ाई नहीं कर पाते हैं, लेकिन इन्होंने बहुत ही बढ़िया परफॉर्मेंस दी और 670 स्कोर करा आकाश से पढ़ के। तो आज इनसे हम थोड़ी सी बातचीत पूछेंगे कि इनकी कैसा, इनका जो है एक्सपीरियंस रहा, उन्होंने कैसे संभाला अपने 11th-12th को। ठीक है, तो बताइए फैज़, इनका नाम मोहम्मद फैज़ है, मैं नाम बताना भूल गया था। तो बताइए कैसा रहा आपका 11th-12th की जर्नी। जी, मैंने 11th में तो मतलब एज़ सच इतना हमारा ऑनलाइन था, आकाश में मेरा एडमिशन मैंने लिया था, तो मतलब इतनी प्रोडक्टिव नहीं हो पाया था 11th हमारा। अच्छा, तो 11th उसमें ऑनलाइन हुई हम थी? लोग पढ़ते थे। जी, 11th हमारी ऑनलाइन थी क्योंकि उस समय कोविड था, तो कोचिंग्स को खोलने का ऑर्डर नहीं था। तो हमारी अच्छा। ऑनलाइन ही क्लासेस चलती थी, 4 से सवा 7 तक ऐसी अप्रॉक्स 3 या साढ़े 3 घंटे की क्लासेस चलती थी। उसमें हमें ऐसी मतलब रोज़ का सिलेबस पूरा करना होता था, तो मतलब इतना अच्छे से नहीं हो पाता था क्योंकि आपको भी पता है कि ऑनलाइन में इतना फ़ोकस बच्चे का नहीं बन पाता है। तो इसलिए मतलब इतना फ़ोकस नहीं बन पाता था मेरा। सही बात है। तो है ना? तो मतलब मैं टेस्ट भी देता था जब सिलेबस मेरा हो जाता था, बट इतने अच्छे मार्क्स नहीं आते थे। मतलब मैं अपने आप से डिसअपॉइंट होता था कि मैं आकाश में पढ़ रहा हूँ और मतलब सिलेबस भी मतलब टीचर्स भी अच्छे हैं, बट मेरे मार्क्स क्यों नहीं आ पा रहे हैं? तो कितने मैंने मार्क्स काफ़ी आते बार थे टीचर टेस्ट से में? भी बात करी थी, तो वो टेस्ट में मेरे अप्रॉक्स 500 टू 600 के बीच में रहते थे मार्क्स। 500 बट टू 600 के बीच में। ये मार्क्स आपको भी पता है कि मतलब काफ़ी कम होते हैं, एक अगर आप अच्छे पढ़ने वाले बच्चे हो, बट फिर भी आपके काफ़ी इतने कम कम तो नहीं मार्क्स है, आ रहे हैं। लेकिन हाँ, तो मैं टीचर से पहले बिलो यही ही है। बोलता था। काफ़ी कम तो नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ, इसको जी? एवरेज से बिलो ही कहेंगे। जी, एवरेज से कम ही मार्क्स आते थे, तो मैं काफ़ी डिसअपॉइंट होता था। बट टीचर्स ने मुझे बोला कि डिसअपॉइंट मत हो, बस अच्छे से तुम अपनी जो तुम्हारे कॉन्सेप्ट्स हैं, उनको स्ट्रॉन्ग करो, बेसिक्स को समझो और मतलब आगे पढ़ते रहो और टेस्ट के मार्क्स पे इतना वो मत रखो अभी। तो मैं मतलब ऐसे ही करता था। फिर बाद में मैं जब 12th में आया, तो आपने ये कोचिंग्स बताया कि खुल गए आपने थे 11th में मतलब बहुत मज़े भी सारी। करे हैं, बहुत क्रिकेट वगैरह खेला है, फुटबॉल खेला जी, है। हाँ, हाँ, मतलब मैंने 11th को काफ़ी कैज़ुअल लिया था मैंने। मतलब मैं फ़ोन वगैरह बहुत यूज़ करता था मतलब और मतलब फ्री गेमिंग फायर वगैरह में खेलते काफ़ी थे? इन्वॉल्व रहता था। और जी हाँ, मतलब वो गेम उस समय बहुत ज़्यादा चलता था, तो उसमें बहुत ज़्यादा हम खेला करते थे। मतलब हमारे मेरे जितने भी दोस्त थे, हम सब मिलके स्क्वाड बना के खेलते थे। बट फिर वही है कि उस समय मज़े भी बहुत करे, इस वजह से 11th का एक वो भी कॉज़ बोल सकते हैं कि मतलब इतना अच्छा नहीं गया 11th। बट फिर बाद में जब 12th में आए, तो कोचिंग्स ऑफलाइन हो गई थी, खुलने का ऑर्डर आ गया था। तो हम लोग कोचिंग ऑफलाइन जाते थे, तो उसमें काफ़ी अच्छा हुआ। ऊपर से जो हमारे टीचर्स थे आकाश में, मैं मेंशन करना चाहूँगा कि मतलब वो बहुत अच्छा पढ़ाते थे। तो उनके साथ-साथ मैं पढ़ता गया और फिर अपने मॉड्यूल्स को सॉल्व करता गया। मैंने बैकलॉग बनने नहीं दिया 12th में। 11th में भी मैंने हालाँकि बनने नहीं दिया था। 12th में मैंने बिल्कुल भी बैकलॉग बनने नहीं दिया। जो सर पढ़ाते थे मैं उसको घर पे आके कर लेता था और स्कूल भी जाता था, स्कूल भी रेगुलर था मेरा। तो मतलब स्कूल से जैसे आके मैं 15 मिनट में फटाफट तैयार होके कोचिंग निकल जाता था क्योंकि हमारा स्कूल से 2 बजे के बाद ही ऐसे मतलब छुट्टी होती थी, तो जाना पड़ता था। बट डाउट्स भी पूछने होते थे, तो थोड़ा जल्दी कोचिंग पहुँचना पड़ता था। बट इसलिए कोचिंग मतलब बहुत ही इम्पोर्टेंट हो जाती है अगर आपकी ऑफलाइन हो तो। मैम नहीं, सही ऐसा बात मतलब है, मेरा सही मानना बात है है। कि मतलब ऑनलाइन तो कोचिंग इंसान ऑफलाइन बाद में होती है भी तो कर ज़्यादा सकता है, फ़ायदा होता है। लेकिन ऑफलाइन कोचिंग है तो स्कूल से फ़ौरन जी, भागना पड़ रहा है, सही बात है। 15 मिनट में, 20 मिनट में भागना पड़ रहा है, तो जी। बहुत मुश्किल काम होता है। बेसिकली स्कूल से आना, फिर कोचिंग भागना। तो मतलब आपने पूरी 12th, मतलब जो 12th बिल्कुल ऑफलाइन पढ़ी है, ऑनलाइन कुछ भी जी, रिसोर्सेज़ यूज़ नहीं 12th करी? मैंने बिल्कुल और कोई सी रिसोर्सेज़ यूज़ करने की मुझे ज़रूरत ही नहीं पड़ी क्योंकि मतलब हमें मॉड्यूल्स ही इतना होता था कि मतलब वो सफिशिएंट होता था अच्छा, बहुत तो ज़्यादा। फिर 12th में इंटरनल टेस्ट क्वेश्चन में जो कितने मार्क्स आते थे 12th में? जी 12th में मेरे अब मेरे हिसाब से 12th में मेरे सब में सारे टेस्ट में 600 प्लस ही आए हैं और मोस्टली 630 प्लस ही आए हैं। 630 प्लस 600 है। से नीचे मेरा स्कोर 600 से नीचे मेरा स्कोर मेबी 1 और 2 बार ही गया होगा। मेरे को तो याद नहीं है बट मेरा 600 से ऊपर ही आता था स्कोर और एआईटीएस मोस्टली। में कितना आता था, एआईटीएस में?
एआईएटीएस तो हमारी मतलब जैसे मेन सीरीज होती है आकाश की, जिसमें मतलब बहुत ऑल इंडिया जो स्टूडेंट्स होते हैं वो देते हैं, और उसमें मतलब काफी इंपॉर्टेंट भी हो जाती है, और उसमें परफॉर्म अगर आप कर रहे हो तो मतलब अच्छा रहता है। तो मेरा स्कोर उसमें ऐसी 640 प्लस रहता था, नियरली अप्रोक्स 640 प्लस, मोस्ट में रहता था 650 प्लस। सिक्स एक बार मेरे सिक्स मतलब हाईएस्ट मेरे 695 गए थे ऐसा। 695, 695, बहुत बढ़िया स्कोर है। अच्छा, तो मतलब आपने अच्छा जी कुछ आपने पीडब्ल्यू वगैरह की भी हेल्प ली थी, नहीं ली थी? जी, 11th में मैंने अलग सर के जो ऑफ उन्होंने लेक्चर्स ले रखे थे व्हाइट बोर्ड पे, जब वो पढ़ाते थे, काफी लेजेंडरी टीचर थे वो भी। तो वो जब कोर्स आपने पढ़ाते थे देख व्हाइट रखे हैं, बोर्ड पे, तो वो वहां तो से सबने मैंने देख रखे हैं। जी, वो तो वो मुझे तो लगता है कि यार किसी ने हर देखे हैं। एस्पायरेंट का हर एस्पायरेंट अपने बेसिक्स वहीं से मोस्टली क्लियर सही करता बात है। है, तो सही मैंने बात है। भी फिजिक्स के लेक्चर्स वहीं से देखे थे, और मैं मानता भी हूँ कि मेरी 11th में जो फिजिक्स है वो उन्हीं की वजह से इतनी अच्छी हो पाई थी 11th की। तो मतलब थैंक यू टू अलग सर। बहुत अच्छी बात है, आपने बहुत अच्छी बातें बताई और आपने बहुत ही मतलब बिगड़े हुए बच्चे से एक अच्छा बच्चे बनने की कहानी सुनाई हमें। कि आपने 11th आपने बर्बाद भी करी और फिर भी आपने 12th को संभाल लिया और इतना अच्छा स्कोर करा। अब मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूँ जो अभी इस टाइम बच्चों के लिए बहुत ज़रूरी है। ठीक है, वो ये है कि अभी जैसे लास्ट एक मंथ बचा है बोर्ड्स भी आने में। ठीक है, और उसके बाद जो है नीट भी आने ही वाला है, मतलब बोर्ड्स खत्म होने के बाद मुश्किल से एक महीना बचेगा उनके पास नीट के लिए। तो ऐसे टाइम पे क्या ज़रूरी है करना और क्या मतलब क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें ध्यान में रखनी चाहिए हमें? और मतलब किन चीज़ों को अवॉइड करना चाहिए ताकि जो है उनका जो है बोर्ड्स भी अच्छे जाए, क्योंकि तो आपके बोर्ड्स की परसेंटेज भी मैंने सुना काफ़ी अच्छी थी। तो बोर्ड्स को भी सँभाला जी जाए जी और नीट को भी सँभाला जाए, तो क्या करा जाए पर्टिकुलरली? जी, इसके लिए सबसे बढ़िया तरीका तो यही रहेगा कि आप बोर्ड्स के लिए, तो पहली बात तो आप 12th के लिए पढ़ रहे हैं, तो 12th आपका उससे रिवीजन हो जाएगा, और साथ में जब आपका बोर्ड्स खत्म हो जाए तो आपको अपने जो कंप्लीट सिलेबस टेस्ट हैं उनको रेगुलर इंटरवल पे देना है, और अपने टेस्ट टेस्ट को एनालाइज करना है साथ के साथ। और रिवीजन आपको अपना मतलब बोर्ड से पहले आपकी 11th पूरी हो जानी चाहिए मेरे हिसाब से। आपका जो सिलेबस है 11th का वो पूरा हो जाना चाहिए, ताकि आपको बाद में ये ना लगे कि मैं बोर्ड दे रहा हूँ, मेरा 11th का सिलेबस रह रहा है और मुझे 12th देनी पड़ रही है। तो आपका 11th का सिलेबस जो है वो 12th बोर्ड से पहले हो जाना चाहिए, और उसके बाद आपका मेन फोकस मेरे हिसाब से फुल सिलेबस टेस्ट ही रहना चाहिए। उसको आप अगर, क्योंकि उसके बोर्ड के बाद ज्यादा टाइम नहीं रह जाता, आपको भी पता है, बोर्ड के बाद ज्यादा टाइम नहीं रह जाता, तो उस समय आपको सिर्फ टेस्ट देने और अपना रिवीजन कंटिन्यू रखना है। रिवीजन और मतलब जैसे कि बायो की हम जैसी बात करते हैं, जो बायो है और केमिस्ट्री है, खास करके इनऑर्गेनिक और ऑर्गेनिक, आपको पता ही है, अब जैसे कि एनसीईआरटी बेस्ड ही मोस्टली आती है, तो उसको अच्छे से पढ़ना है, और उसको मतलब रेगुलर, बिल्कुल ऐसा होना चाहिए कि आपको एनसीईआरटी की लाइन बाय लाइन याद हो जानी चाहिए। मतलब ऐसा रिवीजन करना है आपको, और साथ में टेस्ट तो आपको देना ही है। और बस ये है कि टेस्ट में जो मार्क्स आपके आएंगे उससे डिमोटिवेट नहीं होना है, उसको एनालाइज करना है कि मतलब कहाँ मैं रह जा रहा हूँ, कौन सा टॉपिक मेरा वीक है, उसको एनालाइज करके उसको अच्छे से और करना है। बस यही मैं कहना चाहूंगा कि आप बोर्ड्स और नीट को साथ में ऐसे ही रिलेट कर सकते हैं, और ऐसे ही आप क्लियर कर सकते हैं नीट। बहुत बढ़िया, बहुत सही बताया आपने। मैं एग्री करता हूँ बिल्कुल आपके साथ कि एनसीईआरटी की लाइन तो बिल्कुल रटी हुई होनी चाहिए। और मतलब कि यार हम इतनी बार रिवाइज कर लेते हैं ना, तो ऐसा लगता है कि सारा याद ही हो गया ऑलमोस्ट। क्वेश्चन भी जब हम देखते हैं ना, जी तो ऐसा लगता है कि ये क्वेश्चन तो हमने कर रखा है यार, इसका आंसर तो इस तरीके से आएगा। तो मतलब इतनी प्रैक्टिस करनी पड़ती है कि जब हम जी पेपर देने जाएं तो हमें क्वेश्चन जो है कोई नया लगे ही ना, सारे क्वेश्चन पुराने लगे कि यार ये वहाँ पे करा था, जी ये जी जहाँ जी वहाँ पे करा था, ये उस टेस्ट में करा था, ये उस जी जी क्लास में सर ने कराया था। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रह जाती हैं। तो मतलब ये कहना चाह रहे हैं कि आपने पूरे साल अगर मेहनत करी है तो आपको डरना नहीं चाहिए और आपको अच्छे से मेहनत करनी चाहिए। और लास्ट के 2 महीने 2-3 महीने बचे हैं, 2 ढाई 3 महीने बचे हुए हैं, तो उसको अच्छी तरीके से उसमें अच्छी तरीके से अपने आप को ग्राइंड करो और पूरा ही 100% एफिशिएंसी के साथ अपना पूरा का पूरा पूरी मेहनत लगा दो। बेस्ट और है। पूरी मेहनत लगा दो और जो है देखो यार, सिलेक्शन होना ना होना हमारे हाथ में नहीं है, हमारे हाथ में है पूरी की पूरी अपनी 100% अ, जान जान लगा देना। तो वो हमारे हाथ में है जी और जो होगा फिर बाद में देखी जाएगी। अपनी 100% दो। और बस यही कहना था और थैंक यू सो मच फैज़ आपका हमारे चैनल जी पे आने थैंक के लिए। और आगे भी कोई बात होगी तो हम यू। ज़रूर ये तो पूछेंगे आपसे, क्योंकि आप ही जी बहुत जी इम्पोर्टेंट एलिमेंट हो नीट वालों के लिए जिन्होंने 12th के साथ इतना अच्छा स्कोर करा और वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लिया। तो थैंक यू सो मच जी और हम थैंक मिलते हैं फिर से। थैंक यू सो यू। मच, बाय बाय।